Hello everyone, I hope you all are well. So students, let's start the topic of the day, fourth topic, that is preposition. Chal, let's see. Let's divide this word. Preposition means preposition. हमने इसको divide कर दिया. Preposition. Pre means words which are used before a word. कोई भी वर्ड जिसको हम वर्ड से पहले यूज करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, प्री वर्ड्स. तो ये कंबाइन करके क्या बन गया, प्रीपोजिशन और प्रेपोजिशन. सो क्या होता है प्रेपोजिशन, चलिए लेट्स सी. द डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल और द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल. बोथ आर करेक्ट. डॉग टेबल के ऊपर भी बैठ सकता है, डॉग टेबल के नीचे भी बैठ सकता है. दोनों ही सेंटेंसेस हमारे करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नाउन. की ये नाउन जो है उसकी पोजीशन क्या है. अब देखिए, हम बोलेंगे प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है बिफोर नाउन. नाउन से पहले क्यों यूज होता है, सो डैट ये हमें एक एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट प्लेस और एग्जैक्ट टाइम बता सके उस पर्टिकुलर नाउन का, कि वो नाउन की पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट प्लेस क्या है और उसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रहती है. सो क्या होते हैं प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इन ऑर्डर टू टेल अबाउट एन एग्जैक्ट टाइम, प्लेस और पोजीशन ऑफ अ नाउन. उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में ये हमें बता देते हैं. ठीक है. सो प्रेपोजिशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली. Preposition of place or also known as position. Second one, preposition of time. And third one, preposition of direction. Now, preposition of place or position. Preposition of place or position denotes besides, in, on, at, under, below, over, beneath, etc. Then preposition of time. In, on, at, these words are also used for time. ये time के लिए भी यूज होंगे तो हम बोलेंगे in, on, at. Plus what are the other words which denote preposition of time. और कौन से words होते हैं हमारे पास, till, until, since, from, etc. In spite of, despite, all these words also denote preposition of time. Then direction, towards, to, along, with, across, through. So one by one we'll see the uses of all these preposition, कि हम beside, besides, in, on, at, under, below, इन सब words को कहाँ पर use करते हैं. So let's start with the first type of preposition. Preposition of place or position. In, on, at. फर्स्ट वन इज द डॉल इज डैश द कबर्ड. डॉल कहाँ पर है, कबर्ड के अंदर है. तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है द डॉल इज इन द कबर्ड हो, डॉल इज ऑन द कबर्ड, कबर्ड के ऊपर भी हो सकती है. सपोज आपको ऐसा कोई सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है वेयर देयर इज चांस ऑफ बोथ द ऑप्शंस इन, ऑन, एट, तो वहाँ पर क्या रहेगा, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द हिंट ऑलवेज. आपको एक हिंट दी होगा, सो डैट द डॉल इज डैश द कबर्ड टचिंग द रूफ ऑफ द रूम. अब रूफ क्या होता है, टॉप ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर क्या होता है, फ्लोर क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, और रूफ क्या हो गया, अपर सरफेस ऑफ द रूम. तो क्या है, अगर वो बोल रहा है कि जो डॉल है वो
रूफ को टच कर रही है तो इट मीन्स वो कबर्ड के ऊपर हुई। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सिंपली डॉल जो है वो कबर्ड में है। यू ओनली नो द मीनिंग ऑफ इन इज दैट कि इन यूज होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो इनसाइड समथिंग एल्स होता है, दैट्स इट। बट देखिए अब डॉल कहाँ पर है, सपोज कीजिए ये कबर्ड है, ये डॉल पड़ी है अंदर, ऑल राइट, डॉल इज इन द कबर्ड, ये कबर्ड के अंदर है। सो वॉट यू हैव टू रिमेंबर वाइल यूजिंग द preposition in is that whenever an object is covered or surrounded by at least three sides, by at least three sides, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा एट लीस्ट 3 साइड से कवर है और हम उसके इनसाइड है, देन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कौन सा preposition, preposition in. The doll is in the cupboard. The students are in the class. The teacher is in the staff room. It means I am surrounded by these walls. मैं तीनों साइड से कवर्ड हूँ और मैं इनसाइड हूँ. That's why I am saying I am in my classroom or I am in my staff room. Clear? Now let's see the next one. I live dash India. आई लिव इन इंडिया. अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो हम सराउंडेड नहीं है, ये तो इंडिया है. नो डाउट वी आर सराउंडेड बाय बाउंड्रीज. देन व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन फॉर दिस इज, कंट्रीज के लिए और बिग टाउन्स के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन इन को. ऑल राइट, कंट्रीज एज वेल एज बिग टाउन्स वी ऑल्सो यूज प्रेपोजिशन इन. तो फर्स्ट क्या है, इन इज यूज टू डिनोट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज सराउंडेड एट लीस्ट बाय 3 sides, और it is also used for countries as well as big towns. Now let's see the next one. I live dash my home. I live dash my home. So यहाँ पर confusion है. in घर के अंदर हूँ तब भी सराउंडेड हूँ, बट हम बोलते हैं आई लिव एट माई होम, बिकॉज ये होम यहाँ पर क्या है, एक एग्जैक्ट प्लेस है. ये प्लेस है और ये स्पेस है, डिफरेंस है. कबर्ड के अंदर जगह स्पेस, और होम क्या है, वो एक प्लेस है. तो एग्जैक्ट प्लेस के लिए, टाइम के लिए, एज वेल एज पोजीशन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, एट को. फॉर एग्जाम्पल आई विल मीट यू डैश 5 PM. अब 5 PM एग्जैक्ट टाइमिंग है तो हम क्या लिखेंगे, आई विल मीट यू एट 5 PM. फॉर एग्जैक्ट प्लेस टाइम वी यूज प्रेपोजिशन एट. नाउ सी दिस वन, इंपॉर्टेंट वन. आई लिव डैश जीवल डैश जम्मू. अब आई लिव एट जीवल इन जम्मू और आई लिव इन जीवल एट जम्मू, कन्फ्यूजन. देखिए जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है हम ये देखते हैं दोनों में से बिग टाउन कौन सा है, जम्मू की जीवल. जीवल इज़ अ पार्ट ऑफ अ जम्मू. फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे कश्मीर से हैं तो आई लिव डैश श्रीनगर डैश कश्मीर, और आई लिव डैश बारामूला डैश कश्मीर व्हाटसोएवर. नाउ अब श्रीनगर बिग टाउन है कि कश्मीर, नो डाउट कश्मीर. जम्मू बिग टाउन है, ये इनकी सिटी है या इनका एरिया है, तो ये क्या है, स्मॉल टाउन्स. सो बिग टाउन्स के लिए हमने लिखा हम कौन सी प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं, इन. तो नो डाउट इन. तो स्मॉल टाउन्स के लिए, विलेजेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट. आई लिव एट जीवल इन जम्मू, आई लिव एट श्रीनगर इन कश्मीर. नो डाउट अगर आपको सेंटेंस यहीं तक ही है, आई लिव डैश जीवल, तो आप क्या लिखेंगे, आई लिव इन जीवल, आई लिव इन श्रीनगर. वाई, बिकॉज यहाँ पर ये नहीं पता कि ये ऑलरेडी श्रीनगर एक बिग टाउन है खुद में, जीवल एक सिटी है. सो जब भी दो के बीच में कंपैरिजन होगा या दो सिटीज़ की बात होगी तब आपने देखना है कि बिग टाउन दोनों में से कौन सा है. सो ये थे हमारे प्रेपोजिशन ऑफ इन और एट. चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ऑन. Now, India became republic dash 26 January 1915. No doubt we all know India became republic on. I will meet you on Monday, because ये हमारी क्या है, dates, and ये क्या है, days. With dates and days we use which preposition, preposition on. Now let's see the next one. The book is in the table भी हो सकता है, book is on the table भी हो सकता है. सपोज कीजिए मैं यहाँ पर पोजीशन बता रही हूँ कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है. अब हमने इस चीज़ को कैसे याद रखना है, ट्रिक क्या है इसके लिए. जैसे मैंने आपको इन के लिए बताया, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज सराउंडेड बाय एटलीस्ट 3 sides, तो अनडाउटेडली आपने वहाँ पर क्या यूज़ करना है, इन. अब यहाँ पर भी देखिए,
अब बुक क्या है, टेबल के ऊपर है। और वन मोर एग्जाम्पल, द मार्कर इज लाइंग ऑन माई हैंड, अभी मार्कर मेरे हैंड के ऊपर है। बेस्ट एग्जाम्पल आप इससे देख सकते हैं, द मार्कर इज लाइंग ऑन माई हैंड और द मार्कर इज ऑन माई हैंड। नाउ यू कैन सी द मार्कर विच इज लाइंग ऑन माई हैंड इज टचिंग माई हैंड, ये मेरे हाथ के साथ टच में है, कंटैक्ट में है अभी। ऑल राइट, सो ऑन आप तभी लिखेंगे जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है और वो उसको टच कर रहा है। अगर वो उसको टच नहीं करता देन वी डोंट यूज प्रेपोजिशन ऑन, देन वी यूज प्रेपोजिशन ओवर, वो आगे बताऊंगी। क्लियर? सो बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, इट मीन्स टेबल के ऊपर है तो उसके साथ कंटैक्ट में है। द बुक इज, आप बोलते हैं द स्टूडेंट्स आर ऑन द बेंच, है ना, बेंच के ऊपर है, इट मीन्स आप बेंच के साथ कंटैक्ट में हैं, दैट्स वाई हम वहां पर कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑन। चलिए आप देखिए ये क्या है, शिप, ट्रेन, बस, कार, ऑल दीज आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नो डाउट। बट अगर मैं आपको बोलूँ आई गो टू स्कूल बाय बस, ऐसे ही बोलते हैं, आई गो टू स्कूल बाय बस, इट मीन्स विद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज विच प्रेपोजिशन, बाय, नो डाउट। अब ऑन तो नहीं बोलेंगे, ऑन ट्रेन, ट्रेन के ऊपर बैठकर तो नहीं जाएंगे, बस के ऊपर बैठकर नहीं जाएंगे। हाँ, प्रीवियस टाइम में ऐसा होता था जब कोई बारात वगैरह या मैरिज होती थी, बट अब वो नहीं है बिकॉज हर घर में अब अपना पर्सनल व्हीकल है। तो अब क्या बोलेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन बाय। बट कभी भी इफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट preceded by article a, whenever means of transports are preceded by article a, then ये always agree करते हैं preposition on के साथ। अदरवाइज आर्टिकल नहीं है तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, whatsoever। चल चलिए लेट्स सी, शी बेंट डैश टू लुक अंडर हर कार, आपने देख ही लिया होगा। शी बेंट डैश मतलब बेंट होना, नीचे की तरफ झुकना, तो हम कौन सी प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, डाउन। डाउन मीन्स व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम अपवर्ड्स टू द डाउनवर्ड पोजिशन। ऑल राइट, हर मार्क्स आर डैश एवरेज, 80% स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पर रहा होगा, 80 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँ 90% बिलो एवरेज। हर मार्क्स आर बिलो एवरेज, कहते हैं अपनी औकात से ज़्यादा कभी भी कुछ नहीं मिलता, तो औकात को बढ़ाना है, अबव भी हो सकता है। हर मार्क्स आर अबव एवरेज। ऑल राइट, हमारे मार्क्स बिलो एवरेज भी हो सकते हैं और अबव एवरेज भी हो सकते हैं। इट मीन्स ज़्यादा और कम, ये सबको पता है, बिलो और अबव। बट ये किसके लिए यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए, थिंग्स विच यू कांट सी बट यू कैन ओनली फील देम। ऑल राइट, डॉक्टर पुट थर्मामीटर डैश माई टंग, अब डॉक्टर पुट थर्मामीटर ऑन तो टंग नहीं होगा, टंग के ऊपर तो नहीं रखा जाता, ऑब्वियसली टंग के नीचे रखा जाता है। अब देखिए, डॉक्टर पुट थर्मामीटर अंडर माई टंग, इसको समझना, ये आपकी टंग है, डॉक्टर ने थर्मामीटर रखा आपकी टंग के नीचे, इट मीन्स आपकी टंग ने इस थर्मामीटर को क्या कर लिया, कवर कर लिया। जब आप अपनी टंग को एग्जैक्ट पोजीशन पे लेके आएंगे, आपका थर्मामीटर आपकी टंग से कवर हो गया। सो व्हेन एवर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिलो समथिंग एल्स एंड वो उससे कवर कर देता है, तब हम यूज करते हैं अंडर। यहाँ पर डॉक्टर पुट योर हैंड्स डैश योर आईज, इन योर आईज तो नहीं होगा, ऑन योर आईज आप बोलते हैं बट वो रॉन्ग है। पुट योर हैंड्स डैश योर आईज, अपनी
हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। देखिए, ऑन योर हैंड, मैंने आपको क्या बोला, ऑन मीन्स जब भी ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर है और वो उसके साथ टच में होना चाहिए। अगर आप हैंड रखते हैं तो वो आइज को टच नहीं करता, देयर इज अ गैप। इट मीन्स ये हैंड आपकी आइज को क्या करते हैं, कवर करते हैं, आपकी आइज विजिबल नहीं रहती व्हेन यू पुट योर हैंड्स ओवर योर आइज। तो इट मीन्स ओवर कहाँ पर यूज होता है, जब ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर है और वो उसको कवर कर देता है। दैट्स वाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ऑन और ओवर में बहुत डिफरेंस है। क्लियर? सो ओवर इज यूज टू डिनोट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज above something else but must be covered by it. So under means position below something else and again covered by it. So ये दोनों में कवरिंग होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ये below something else होता है और ये above something else होता है। Let's see the last one. There is a pipeline dash the road. ये पाइपलाइन जा रही है और ये रोड के नीचे से जाती है। इट मीन्स ये हमें विजिबल नहीं रहती। अंडर में लिख सकते हैं ना कि पाइपलाइन रोड के नीचे से जा रही है, तो इट मीन्स वो हमें नहीं दिख रही है, उसको कवर कर दिया। बट यहाँ पर देखो, अगर आप थर्मामीटर टंग के नीचे रखते हो तो वो विजिबल है। पाइपलाइन कंप्लीटली इनविजिबल हो जाती है, वो डायरेक्टली अंडरग्राउंड है, अंडरनेथ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर इज अ पाइपलाइन बीनेथ द रोड। क्लियर? चलिए, now we have two words, beside as well as besides. She was sitting dash me in the evening. वो इवनिंग में मेरे साथ ही बैठी थी। डैश सैलरी, सैलरी के अलावा उसको और भी क्या मिलता है, इंसेंटिव्स। सो इट मीन्स इस सेंटेंस का मीनिंग है इन एडिशन टू, इसके अलावा। और यहां पर क्या बोल रहे हैं, शी वॉज सिटिंग मी इन द इवनिंग मीन्स बाय द साइड ऑफ, मेरे साइड पर बैठा था। सो बाय द साइड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बिसाइड। बाय द साइड ऑफ मीन्स बिसाइड, एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम दैट। सो क्या लिखेंगे, शी वॉज सिटिंग beside me in the evening, besides salary he gets incentives also. Clear? चलिए, चल लेट्स सी। माई कार इज पार्क्ड इन डैश अ बस एंड अ ट्रक। मेरी कार किसके बीच में है, बस और ट्रक के बीच में। इट मीन्स यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, टू। डिस्ट्रीब्यूट्स कीजिए इन स्वीट्स को किसके बीच में, बच्चों के बीच में। जब भी हम दो के बीच की बात करते हैं, सो कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, बिटवीन। माई कार इज पार्क्ड इन बिटवीन अ बस एंड अ ट्रक। दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, among. डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स among children. So between is used to denote the space between two objects, whereas among is used to denote the space among more than two objects, और जो भी है। थर्ड वन, she is one of the tallest dash her class। अब पूरी क्लास मीन्स दो से ज्यादा की बात हो रही है, बट दो से ज्यादा में से हम एक को स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम एक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली क्या बोला, स्वीट्स को बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मीन्स ग्रुप में से मैंने किसी को पर्टिकुलराइज नहीं किया, बट यहाँ पर हम ग्रुप में से एक को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, वो कौन है, शी। सो जब भी आप ग्रुप में से एक पर्सन को पर्टिकुलराइज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, अमंगस्ट। शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट अमंगस्ट हर क्लास। ऑल राइट, चलिए
Next type, preposition of time. Let's see. Very important, these two words, for as well as since. So what is the difference between for and since? It has been raining dash morning, सुबह से बारिश होती जा रही है. She has been studying dash 4 hours, 4 hours से वो पढ़ती जा रही है, मीन्स उसका एक्शन अभी तक कंटिन्यू है. नाउ लेट्स सी. देखिए, मॉर्निंग 5 PM, इवनिंग 10 hours, आफ्टरनून 8 days, 5 nights, 10 years. अब डिफरेंस देखिएगा इनमें. मॉर्निंग मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ये प्रोनाउन में कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आर्टिकल्स में ये हमारे पार्ट्स ऑफ अ डे हैं और ये एग्जैक्ट पार्ट ऑफ अ डे होते हैं. मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. 5 PM एग्जैक्ट टाइम, इवनिंग एग्जैक्ट टाइम, 10 hours. देखिए अब 10 घंटे. आप बोलेंगे 10 जो है वो एग्जैक्ट है, बट आगे देखो 10 hours. 10 hours में से मैंने पर्टिकुलरली कौन सी आवर्स की बात की, आई डोंट नो. सो ये पर्टिकुलर नहीं है. सो जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. सो 5 PM क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम. इवनिंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम. वेयर वी डोंट नो एन एग्जैक्ट टाइम, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर. अब आफ्टरनून क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम. 8 days, 8 दिन. 8 दिन में से कौन सा दिन वी डोंट नो, तो ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम. 5 nights, 5 रातें, अगैन क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम. 10 years, पीरियड ऑफ टाइम. सो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, सिंस. एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फॉर. तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 PM, सिंस इवनिंग 10 hours, फॉर. आफ्टरनून, सिंस. 8 days, फॉर. 5 nights, फॉर. 10 years, फॉर. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 hours. क्लियर. चलिए, she will wait dash 5 PM. We played chess dash midnight. अब देखिए, she will wait dash 5 PM. वो कब तक वेट करेगी, she will wait 5 PM, 5 बजे तक, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं. हम चेस खेलते रहे थे जब तक क्या नहीं हो गई थी, मिडनाइट. इट मीन्स यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है और ये पीरियड की बात हो रही है. अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस. शी विल वेट सिंस 5 PM, बोलने में रॉन्ग है. वी प्लेड चेस फॉर मिडनाइट, रॉन्ग. देन देखिए, वो वेट करेगी सिर्फ 5 बजे तक. इट मीन्स उसने इसको यहाँ पर क्या दे दी, एक कंडीशन. क्या कंडीशन दे दी, कि मैं सिर्फ 5 बजे तक ही वेट करूंगी. अगर आप प्रीवियस सेंटेंस देखें तो वहां पर बोल रहा था इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से वो काम हो रहा है, वो 4 घंटे से पढ़ रही है, वहां पर कोई कंडीशन नहीं थी. बट इन दीज 2 सेंटेंसेज वी हैव कंडीशन. इसमें क्या कंडीशन है, शी विल वेट टिल 5 PM. सो टिल किसके लिए यूज होगा, जब आपके पास कंडीशन होगी और एग्जैक्ट पॉइंट की बात होगी. सो वी प्लेड चेस अंटिल मिडनाइट, जब तक क्या नहीं हो गई थी, मिडनाइट. क्लियर. द स्कूल विल रिमेन ओपन डैश 8 AM to 2:30 PM. स्कूल कितने बजे से ओपन है, 8 AM से लेके 2:30 PM. इट मीन्स यहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट तक एक्शन हमारा कंटिन्यू में रहा. जब एक पॉइंट पे एक्शन स्टार्ट होता है और वो सेकेंड पॉइंट तक कंटिन्यू रहता है, तब हम वहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फ्रॉम. द स्कूल विल रिमेन ओपन फ्रॉम 8 AM to 2:30 PM. वन मोर एग्जाम्पल,
माई ट्रिप वॉज डिस्टेंट फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली। फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हुई, जम्मू, और कहाँ तक गई, दिल्ली तक, मतलब एक पॉइंट से मेरा डेस्टिनेशन दूसरे पॉइंट तक गया। सो फ्रॉम क्या होता है, जब एक पॉइंट से एक्शन स्टार्ट होता है और वो सेकेंड पॉइंट तक एक्शन हमारा कंटिन्यू रहता है। क्लियर? I was in Delhi dash winters. I was in Delhi during winters means इस टाइम पीरियड के दौरान। जब आप किसी टाइम पीरियड के दौरान किसी एक्शन की बात करते हैं तब हम वहां पर क्या लिखते हैं, ड्यूरिंग। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग विंटर्स। Dash being late, he was allowed to enter the class. See this sentence carefully. Dash being late, he was allowed to enter the class. अभी की वो लेट है बट फिर भी उसको क्लास में एंटर करने दिया गया। इट मीन्स उसके इस काम पर एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में कोई स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं ना, लेट देम टॉक, सो इट मीन्स आई एम नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। सो यहाँ पर क्या है, जब भी किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया जाता है तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इन स्पाइट ऑफ। हालांकि अभी वो लेट हैं बट फिर भी उनको क्लास में एंटर करने दिया गया था। सो इन स्पाइट ऑफ मीन्स विदाउट टेकिंग एन एक्शन। देन देयर इज वन मोर वर्ड, डिस्पाइट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट? इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? फिर देखिए, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, they both are same in meaning, that without being affected by any particular action, but never ever use preposition of with despite। आप preposition of कभी भी despite के साथ नहीं लिखते हैं। एग्जाम में लास्ट टाइम ऐसा ही पूछा गया था, डिस्पाइट ऑफ एंड सेंटेंस आपका कंटिन्यू था, तो एरर किस पार्ट में था, फर्स्ट पार्ट में ही, कि डिस्पाइट के साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ को यूज नहीं करते। ईदर यू कैन से इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट ही वॉज अलाउड टू एंटर द क्लास, और यू कैन से डिस्पाइट बीइंग लेट ही वॉज अलाउड टू एंटर द क्लास। बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट। ऑल राइट। She shot a tiger dash a gun, a tiger was shot dash her। अब she shot a tiger dash a gun, उसने टाइगर को मारा किसके साथ, गन के साथ। टाइगर was shot, टाइगर को शॉट किसके थ्रू किया गया, उसके थ्रू। इट मीन्स यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, गन की। तो गन क्या है, इक्विपमेंट। गन क्या है, वेपन। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट, वेपन और इक्विपमेंट की बात होती है और वो नॉन लिविंग है, सो वी यूज प्रेपोजिशन विद। शी शॉट अ टाइगर विद अ गन, सो विद इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और विच एक्ट एज an equipment, weapon or an instrument। clear? now next one, a tiger was shot dash her, टाइगर को मारा किसके थ्रू गया, उसके थ्रू। अब ये क्या है, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बाय। फर्स्ट रूल आपने बाय का क्या पढ़ा था, बाय इज यूज बिफोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंड यूज ऑफ बाय, जब ह्यूमन बीइंग कोई एक्शन करता है तब भी हम क्या यूज करते हैं, बाय। क्लियर?